अब भाई फॉरेस्ट का काम होता है, क्या होता है? फॉरेस्ट जो है वो क्लाइमेट को स्टेबलाइज करता है, वाटर सप्लाईज को मॉडरेट करता है। जैसे कि किसी सोसाइटी में क्लब हाउस होता है, तो क्लब हाउस किसी का नहीं होता, पूरी सोसाइटी का होता है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां गरीब गरीब देशों में आके इंडस्ट्री ओपन कर रही है ना, कि भैया सारा प्रदूषण, सारा पॉल्यूशन उस गरीब देश में करो और उसका जो भी माल है वो अपने देश में लेके जाओ। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? माइंड मैप्स की सीरीज कंटिन्यू करते हैं फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, प्रेजेंटेड ओनली बाय मी राहुल अग्रवाल। ओके, तो माइंड मैप्स की सीरीज में बड़े प्यार से, बड़े आराम से, शॉर्ट एंड स्वीट, क्रिस्प तरीके से हम क्या कर रहे हैं? हम चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, माइंड मैप्स की सीरीज को ये सोच के मत देखना कि पूरा चैप्टर एकदम आराम से सर समझाएंगे। नहीं भैया, वो ये प्लेटफॉर्म नहीं है। उसके लिए हमारे बैचेस चल रहे हैं बहुत जोरदार तरीके से, एंड आई गेस काफी सारे बच्चे उन बैचेस का हिस्सा हैं भी। ठीक है, तो माइंड मैप्स में हम फटाफट से इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करते हैं, और मैंने आप सभी के रिवीजन के लिए नोट्स में आपको ये माइंड मैप्स भी प्रोवाइड कर दिए। तो हमारा चैप्टर है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। यार दुनिया भर के लोग परेशान है ना, क्योंकि हमने तबाही मचा दी है यार, हमने मदर नेचर की हालत खराब कर दी है। ठीक है, सो थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर आप देखोगे, पानी खराब, हवा खराब, खेती किसानी के लिए जमीन नहीं बच रही है, हर जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जा रही है। फिर लोग बोल रहे हैं कि फूड कहां से आएगा? खेती के लिए जमीन ही नहीं छोड़ी तुमने, है ना। सो कल्टीवेबल एरिया, यानी कि वो एरिया जहां पे फसल उग सकती है, वो तो बढ़ ही नहीं रहा, वो तो कम हो जा रहा है। सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज ऑल्सो लूजिंग फर्टिलिटी। फर्टिलिटी खो रही है भाई, जमीन जो है वो अपना उपजाऊपन खो रहा है। ठीक है, ग्रासलैंड जो है उसमें जबरदस्त ओवर ग्रेजिंग हो गई है, इतनी ज्यादा ग्रासों को चरा जा चुका है कि ग्रासेस ही नहीं बचे अब। ठीक है, इतने ज्यादा मछलियों को निकाला जा चुका है कि मतलब वो भी खत्म होने में आ गई हैं। ऊपर से ग्राउंड वाटर का जो डिप्लीशन हुआ है, तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, ये तो कहावत चल ही रही है आजकल। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं फूड प्रोडक्शन को नीचे लेके जाती हैं, जिसका नुकसान भी हमें ही झेलना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016, ओके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो रिपोर्ट आई थी, उससे यह पता चलता है कि डेवलपिंग देशों में 663 मिलियन, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं पता है? 10 लाख। 663 मिलियन, ठीक है, इंटू 10 लाख, इतनी जनता जिसके पास पानी जो है वो साफ नहीं आता। ठीक है, 2.4 बिलियन ऐसे हैं जिनके पास सैनिटेशन की कोई खास सुविधा नहीं है, साफ सफाई की खास सुविधा नहीं है। ठीक है, और इस वजह से लगभग 30 लाख 3 मिलियन चिल्ड्रन की डेथ हो रही है हर साल। नेचुरल फॉरेस्ट, अब भाई फॉरेस्ट का काम होता है, क्या होता है? फॉरेस्ट जो है वो क्लाइमेट को स्टेबलाइज करता है, वाटर सप्लाईज को मॉडरेट करता है। ठीक है, और अच्छी खासी बायोडायवर्सिटी, मतलब आपको दिखेगा ना फॉरेस्ट में जानवर भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं। फॉरेस्ट की संख्या जो है वो अच्छी खासी कम होती जा रही है, क्योंकि हर जगह पेड़ों को काटा जा रहा है। ठीक है, जो लोग जंगलों में रहते हैं उनको इधर से उधर डिस्प्लेस किया जा रहा है, बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से हर चीज, पूरा जो धरती का बैलेंस है भैया, नेचर का जो बैलेंस है ना, बिगड़ रहा है। आज आपको कई जगह ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है ना कि तेंदुआ घुस गया घर में, या फिर हाथी घुस गए किसी गांव में। पता है क्यों? क्योंकि वो जो गांव है ना जहां पे आज हमने बस्ती बना ली है अपनी, कभी वहां पे हाथी रहता था भैया, कभी वहां पे हाथी रहते थे, जंगल था वो। अब तुमने उनका जंगल उजाड़ के अपना घर बना लिया, तो वो बेचारे तो अपना घर ढूंढते हुए आ रहे हैं, उनकी क्या गलती है कि नहीं? So a steady decline in the total amount of ozone in the Earth's stratosphere poses a real danger to ecosystem and human health. Okay, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन जो हो रहा है, ये तो आपको पता ही है भैया। जो ओजोन लेयर है वो कहीं ना कहीं सन की हार्मफुल यूवी अल्ट्रावायलेट रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है। अब उस ओजोन लेयर में जो छेद हो रहा है, उस वजह से वो जो सन की लेयर है वो पास होके अब सीधा हमारे तक आ रही है। ओजोन लेयर में छेद कैसे हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग,
इतनी सारी चीजें, एयर कंडीशनर फलना ढिमका, वापस से कारण कौन है? हम। नुकसान किसको होगा? हमें ही। ठीक है, कोस्टल पॉल्यूशन जो है वो भी बढ़ रहा है। ओपन सी भले ही रिलेटिवली क्लीन हो, जो खुला समुद्र है भले ही वो साफ दिखता हो, लेकिन जो कोस्टल वाटर्स हैं, जो मतलब आपके जो तटीय एरियाज हैं, ठीक है, वो अभी भी जबरदस्त पॉल्यूटेड है। कहीं भी चले जाओ जहां पे कोस्टल एरिया है, वहां पे आपको दिखेगा कि भैया आसपास की इंडस्ट्री है, उसका कचरा वहां पे जा रहा है, और ऐसी बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी। ठीक है, तो अगर इन पे प्रॉपर अगर ध्यान नहीं दिया गया ना, तो बस कोस्टल जोन में रहने वाले लोगों का और कहीं ना कहीं वहां की जो मरीन एनवायरनमेंट है उसकी क्वालिटी का बेड़ा पार हो जाएगा भैया। तो आपको लग रहा होगा ना कि सर ये पॉलिटिक्स की क्लास चल रही है, काहे की क्लास चल रही है, ये क्या क्या आप हमको एकदम डिप्रेशन में डाल रहे हो भाई? एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तो क्लास नहीं चल रही है ना, ये यूपीएससी पढ़ाने लग गए आप तो भाई बात क्या है ना कि हम यहां पे नेचुरल फिनोमिना, यू माइट आस्क कि हम तो यहां पे नेचुरल फिनोमिना की बात कर रहे हैं, जो कि ज्योग्राफी में, एनवायरनमेंट में पढ़ी जानी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में थोड़ी। लेकिन आप मेरी एक बात का आंसर दो। ऐसा ही सवाल काफी बच्चों के मन में आया था जब हम पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे कि सर ये तो इकोनॉमिक्स में पढ़ना चाहिए ना। अरे तो भाई कॉन्सेप्ट भले ही इकोनॉमिक्स का है, लेकिन फैसले कौन लेगा कि सरकार क्या क्या डेवलपमेंट करेगी, सरकार क्या क्या पॉलिसीज नीतियां बनाएंगी? कौन? सरकार ही लेगी ना। तो फिर वैसे ही सरकारों को मिलकर एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ये पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है। सो इफ द वेरियस गवर्नमेंट्स टेक स्टेप्स टू चेक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सारे इश्यूज जो हैं वो इसी वजह से पॉलिटिकल कंसिक्वेंस इनका हो जाता है। सो मोस्ट ऑफ देम आर सच दैट नो सिंगल गवर्नमेंट कैन एड्रेस देम फुल्ली। आप देख लो, ज्यादातर जो समस्याएं आपको दिख रही हैं, ज्यादातर वो ऐसी ही हैं कि कोई एक सरकार जो है ना इनको सॉल्व नहीं कर सकती भाई। ग्लोबल वार्मिंग क्या अकेला अमेरिका, अकेला चाइना, अकेला भारत कुछ कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से ये सब वर्ल्ड पॉलिटिक्स का हिस्सा है। मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली क्लास में भी बताया कि भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसलिए जरूरी है बिकॉज कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें कोऑपरेशन की जरूरत है, और सारे देश एक साथ बैठ के अगर करेंगे तो होगा। ओके, सो इश्यूज ऑफ एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर पॉलिटिकल इन अनदर डीपर सेंस। Now, who causes environmental degradation? Who? Environmental degradation करने वाला है कौन? उसका प्राइस किसको पे करना पड़ता है? और कौन रिस्पॉन्सिबल है चीजों को ठीक करने के लिए? ठीक है, किसको कितना अर्थ का नेचुरल रिसोर्सेज दिया जाना चाहिए? तो ये सारे सवाल जो हैं वो पॉलिटिकल सवाल हैं। ठीक है, इसी वजह से पॉलिटिकल साइंस में हम इसको पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इन्वायरमेंट को लेके इतनी ज्यादा डिस्कशन, इतना सीरियसपन कब से आया। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की हिस्ट्री ऐसी नहीं है कि कोई आज से, काफी टाइम से लोगों को इसको लेके कहीं ना कहीं कंसर्न होता है। रही बात इसकी अवेयरनेस की, ठीक है, सो इसकी अवेयरनेस ज्यादातर अगर आप देखोगे तो 1960 के बाद से कहीं ना कहीं इसकी अवेयरनेस बढ़नी शुरू हुई और दुनिया भर के देशों ने सोचना शुरू किया इसको लेके। और एक ग्लोबल थिंक टैंक है जिसका नाम है द क्लब ऑफ रोम। तो ये जो ग्लोबल थिंक टैंक है, इसने एक बुक पब्लिश की 1972 में जिसका टाइटल था लिमिट्स टू ग्रोथ, कि भैया दुनिया भर की जो तुम ग्रोथ किए जा रहे हो उसमें भी तो कोई चेक लगाओ, लिमिट रखो। अनचेक्ड ग्रोथ कर रहे हो, हर जगह से जंगलों को, पेड़ों को काट के बिल्डिंगें बना रहे हो, मॉल्स बना रहे हो, लिमिट लगाओ ना यार उसमें भी। ठीक है, तो इस बुक में मतलब एक तरीके से ड्रामेटाइज करके यह बताया गया था कि अगर इसी तरीके से वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ती गई और ऐसी ही ग्रोथ होती गई तो भैया अर्थ का खस्ता हाल हो जाएगा। ठीक है, सो वैसे ही इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे कि यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इट बिगेन होल्डिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस and also promoting detailed studies to get a more coordinated and effective response to environmental problems. And since then environment जो है वो एक ग्लोबल पॉलिटिक्स का मेजर इशू बन के सामने आया है। ठीक है, देन इन्वायरमेंटल इश्यूज पे जो सबसे बड़ी मीटिंग हुई जिसकी आज तक हम चर्चा करते हैं वो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि यूएनसीईडी, जो कि ब्राजील में रियो डी जनेरियो में 1992 में हुई थी।
और इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। ठीक है, तो 170 देशों ने इसका बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट किया था। कई हजार मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और एनजीओ इसका हिस्सा बने थे। और ये आपको लग रहा होगा ना कि अचानक से क्यों दुनिया भर के देशों को एक साथ बैठ के इन्वायरमेंट के ऊपर काम करने की नौबत आ गई। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 5 साल पहले 1987 में एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, उसका टाइटल था अवर कॉमन फ्यूचर। तो उसमें यह वार्निंग दी गई थी कि अगर इसी तरीके से चलता रहा ना तो यह सस्टेनेबल नहीं है भैया, ये बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। एंड व्हाट वाज ऑब्वियस एट द रियो समिट वाज कि जो रिच और डेवलप्ड देश हैं दुनिया के, जिन्होंने ज्यादा ग्रोथ की हुई है, अगर आज ग्लोबल वार्मिंग है तो जिसका सबसे बड़ा अगर रिस्पॉन्सिबल कोई है तो वो अमेरिका है, चाइना है, वेस्टर्न देश हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ और सारा कुछ किया हुआ है। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं, ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं देशों की होती है। तो ये सारी चीजें भी रियो समिट में क्लियर हो गई थी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, डेवलपिंग देशों को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं जिनको ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है, उनका जो इन्वायरमेंट का एजेंडा है वो काफी डिफरेंट है एज कंपेयर टू द पुअर कंट्रीज। ठीक है, जिन्हें ग्लोबल साउथ कहते हैं। नॉर्दर्न स्टेट्स जो थे वो ओजोन लेयर को लेकर चिंतित थे। साउदर्न स्टेट्स जो थे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशन को लेकर चिंतित थे। रियो समिट में कुछ कन्वेंशंस प्रोड्यूस किए गए, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, और एक लिस्ट रिकमेंड की गई डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस की, जिसे हम एजेंडा 21 कहते हैं। बट इट लेफ्ट अनरिजॉल्व्ड कंसिडरेबल डिफरेंसेस एंड डिफिकल्टीज। ठीक है, तो एक एजेंडा 21 बनाया गया और बोला गया कि भाई ये हमारे आने वाले समय के लिए ये एजेंडा है, यानी कि हमें ऐसा ऐसा ये सब काम करना है, इस एजेंडे के हिसाब से हमें चलना है। लेकिन फिर भी कई सारी डिफरेंसेस और डिफिकल्टीज जो हैं वो अनरिजॉल्व रह गई, जिन्हें सॉल्व नहीं किया गया। देयर वाज अ कंसेंसस ऑन कंबाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो दुनिया भर के सारे देशों ने कम से कम इस चीज में एक सहमति जताई कि भाई ग्रोथ जरूरी है, लेकिन हमें इन्वायरमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ ही साथ लेनी पड़ेगी, और इसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, सो द प्रॉब्लम वाज हाउ एग्जैक्टली दिस वाज टू बी अचीव्ड। सम क्रिटिक्स हैव पॉइंटेड आउट कि जो एजेंडा 21 है वो बायस्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ के फेवर में। अब कुछ लोग बोलने लग गए कि तुम ये जो एजेंडा 21 लेके आए हो, इस एजेंडा 21 का टोटल अगर हम वो देखें, क्रक्स, समरी, तो वो तो ग्रोथ के टुवर्ड्स ज्यादा दिखता है एज कंपेयर टू इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये भी क्रिटिसिज्म इसका हुआ। देन हम डिस्कस करते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। कुछ चीजें ऐसी है ना जो किसी के बाप का राज नहीं है जिस पे, यानी कि कॉमन है वो। हवा किसी की थोड़ी है, पानी, ठीक है, धरती, समुद्र, स्पेस, ये किसी का नहीं है। तो ये इन्हें हम कॉमन्स कहते हैं, जो किसी के द्वारा ओन नहीं किए जाते बल्कि सबके होते हैं। जैसे कि किसी सोसाइटी में क्लब हाउस होता है, तो क्लब हाउस किसी का नहीं होता, पूरी सोसाइटी का होता है। ठीक है, तो पूरी सोसाइटी अगर उस क्लब हाउस को अच्छे से रखेगी, साफ सफाई रखेगी, मैनेज करेगी, तो वो अच्छे से चलेगा। और अगर सोसाइटी के लोग ध्यान नहीं देंगे तो वो अच्छे से नहीं चलेगा। तो वैसे ही ग्लोबल कॉमन्स है। ठीक है, सो देयर आर सम एरियाज एंड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड जो कि किसी भी देश की सोवरेन जुरिस्डिक्शन के बाहर है, और इसी वजह से उसमें कॉमन गवर्नेंस की जरूरत पड़ती है, और इसी वजह से उन्हें ग्लोबल कॉमन्स भी कहा जाता है। तो ग्लोबल कॉमन्स में क्या क्या आते हैं? अर्थ का एटमॉस्फेयर, अंटार्कटिका, ओशियन फ्लोर, आउटर स्पेस। ओके, सो कोऑपरेशन ओवर द ग्लोबल कॉमन्स इज नॉट इजी। कई सारे इसको लेके अग्रीमेंट हुए हैं, जैसे कि 1959 का अंटार्कटिक ट्रीटी, 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और 1991 का अंटार्कटिक एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब देखो, जैसा कि मैंने आपको ओजोन का बताया, सो अ मेजर प्रॉब्लम अंडरलाइंग ऑल द इकोलॉजिकल इशू रिलेट्स टू द डिफिकल्टी ऑफ अचीविंग कंसेंसस ऑन कॉमन एनवायरमेंटल एजेंडाज ऑन द बेसिस ऑफ वेग साइंटिफिक एविडेंस एंड टाइम फ्रेम। ठीक है, तो क्या है ना, अब अगर हम बात करते हैं कि भाई ओजोन लेयर में होल हो रहा है, ठीक है, तो इन सारी चीजों को लेके जो डिस्कवरी है वो मिड 1980s के आसपास हुई।
जिससे कि हमें डेंजर का भी पता चला और अपॉर्चुनिटी क्या है वो भी पता चला। उसी तरीके से द हिस्ट्री ऑफ आउटर स्पेस शोज दैट द मैनेजमेंट ऑफ दीज एरिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटीज। यानी कि जो स्पेस का हिस्सा है, वैसे तो वो सारे सभी का है, आउटर स्पेस चाहे अमीर देश हो चाहे गरीब देश हो सभी का है, लेकिन जो अमीर देश है उन्होंने ज्यादा उस पर अपना हक जमा रखा है। ठीक है, क्योंकि यार जो गरीब देश हैं वो बेचारा धरती में काम नहीं कर पा रहे, वो स्पेस का क्या सोचेगा। और साथ ही साथ अगर हम ओशन फ्लोर और एटमॉस्फेयर की बात करें तो क्रूशियल इशू इज टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, देन एक कॉन्सेप्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में पढ़ने का, वो है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, दुनिया के अमीर देशों की, रिच देशों की, कि भैया तुमने सारा कबाड़ा किया हुआ है तो तुम संभालोगे ना। कबाड़ा किसने किया है, तुमने, संभालेगा कौन, तुम। ये तो अनफेयर है ना। इंडिया जैसे देश जो अभी अभी आजाद हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है, और भी छोटे छोटे देश जो अभी अभी आजाद हुए हैं, जिन्होंने उतना डेवलपमेंट अभी तक किया भी नहीं है, जिन्होंने उतनी अभी तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ की भी नहीं है, अगर उनके ऊपर तुम रोक लगा दोगे कि नहीं भाई इंडस्ट्री नहीं चलानी है, पॉल्यूशन होता है, तो फिर वो बेचारे देश तो ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे। जबकि अमेरिका हो, वेस्टर्न यूरोप के देश हो, जिन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पता नहीं कितने 100 साल पहले कर दिया था, तो सारा कबाड़ा धरती का तो उन्हीं लोगों ने किया है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी होनी चाहिए। तो इसीलिए वहां से ये कॉन्सेप्ट आया कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की कॉमन है लेकिन डिफरेंट है, तुम्हारी ज्यादा है हमारी कम है। ठीक है, सो डेवलप्ड कंट्रीज जो थी ना नॉर्थ की, वो ये चाहती थी कि सभी इक्वली रिस्पॉन्सिबल रहें। देख रहे हो आप इनकी चालाकियां, ये चाहते थे सभी रिस्पॉन्सिबल रहें। डेवलपिंग कंट्रीज का कहना था कि ज्यादातर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन जो है वो डेवलप्ड देशों के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से हुआ है, और उन्होंने ज्यादा डिग्रेडेशन किया है, इसी वजह से उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड द डेवलपिंग कंट्रीज आर इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उनके ऊपर अगर तुम ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो गलत होगा। ठीक है, तो स्पेशल नीड्स जो है डेवलपिंग देशों की, उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए, और इसी कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया था 1992 के अर्थ समिट में। ठीक है, सो द रेलिवेंट पार्ट ऑफ द रियो डिक्लेरेशन वो ये कहता है दैट स्टेट्स शेल कोऑपरेट इन द स्पिरिट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप टू कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर द हेल्थ एंड इंटीग्रिटी ऑफ द अर्थ्स इकोसिस्टम। And in view of the different contribution of global environmental degradation, states have common but differentiated responsibilities. ठीक है, सो जो डेवलप्ड देश होंगे उन्होंने भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज किया कि हाँ भाई हमारी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कहीं ना कहीं हमें डेवलपिंग देशों को टेक्नोलॉजिकली भी हेल्प करनी पड़ेगी ताकि वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी कर पाए। ठीक है, सो 1992 का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो था वो ये कहता है कि पार्टीज शुड एक्ट टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी एंड इन अकॉर्डेंस विद देयर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो ये वही चीज यहां पे एनसीईआरटी रिपीट कर रहा है कि भाई पर कैपिटा एमिशन की बात कर लें, डेवलपिंग देशों की अभी भी कम है। चाइना, इंडिया और कई सारे देश जो हैं उन्हें क्योटो प्रोटोकॉल के रिक्वायरमेंट से भी एग्जेम्प्ट किया गया। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जिसमें टारगेट दे दिया गया कि भैया तुमको अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो कम करना है, यानी कि तुमको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह में अब ध्यान देना पड़ेगा, धड़ल्ले से तुम नहीं कर सकते। तो इंडिया, चाइना जैसे देशों को कहीं ना कहीं इसके रिक्वायरमेंट से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया कि भैया तुम्हारे ऊपर वो रेस्ट्रिक्शन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि तुम्हारी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं बनती। ठीक है, तो सर्टेन गैसेस जैसे कि CO2 हो गया, मीथेन हो गया, देन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, दे आर कंसिडर्ड एटलीस्ट पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये चीज हो गई जो यहां पे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। देन इंडिया का जो स्टैंड रहा है इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेके, तो इंडिया ने अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल रेटिफाई कर दिया था 1997 का। ठीक है, इंडिया, चाइना और कई सारे डेवलपिंग देशों को उसके रिक्वायरमेंट से मुक्त किया गया, जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया। ओके, सो द क्रिटिक्स ऑल्सो पॉइंट, लेकिन लोगों का यह कहना है कि यार इंडिया, चाइना कौन से अब छोटे देश रह गए हैं, आज नहीं तो कल ये भी उसी लेवल की गंदगी मचा देंगे जो कि अमेरिका जैसे देशों ने मचाई हुई है। ठीक है,
2005 में G8 की मीटिंग हुई थी जिसमें इंडिया ने यह पॉइंट आउट किया कि जो पर कैपिटा एमिशन रेट है डेवलपिंग देशों की, वो डेवलप्ड देशों के मुकाबले कुछ भी नहीं है भैया। ओके, सो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाना चाहिए और इंडिया का यह मानना है कि जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेवलप्ड देशों की है। फाइन। India's international negotiating position relies on the principle of historical responsibility जो कि UNFCCC के कन्वेंशन में है, और वही सारी चीजें कि भैया डेवलप्ड देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो उनको ज्यादा प्रायोरिटी से रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए। ठीक है, कई बार UNFCCC के भीतर बाइंडिंग कमिटमेंट्स की बात होती है, मतलब कि जो भी तुमने कमिटमेंट कर दिया इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड वो तुम करोगे ही, और अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो इंडिया हमेशा इसके खिलाफ रहता है। ठीक है, इंडिया हमेशा इसके खिलाफ रहता है कि भैया, इंडिया का कहना है कि यार ये तो फिर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट हुआ। हमारे ऊपर तुमने अगर बाइंडिंग टारगेट लगा दिया तो फिर तो हम तो बंद जाएंगे, फिर तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें। The Indian government is already participating in global efforts through a number of programs, जैसे कि इंडिया का ऑटो फ्यूल पॉलिसी है, ठीक है, जिसमें कि क्लीन फ्यूल की बात की गई है। उसी तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है जो 2001 में पास हुआ था। ठीक है, इसमें एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की बात की गई है। तो इंडिया की सरकार ने कई सारे ऐसे कानून पास किए हैं जिससे कि अल्टीमेटली एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन जो है वो जरूर होगा। देन देयर इज द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के यूज को एनकरेज करता है। ठीक है, सो रीसेंट ट्रेंड्स इन इंपोर्टिंग नेचुरल गैस एंड एनकरेजिंग द अडॉप्शन ऑफ क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज ऑल्सो शो कि इंडिया जो है रियल एफर्ट जो है कहीं ना कहीं मार रहा है। फाइन। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कीन टू लॉन्च अ नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल। इंडिया रेटिफाइड द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट एज वेल, और साथ ही साथ हमारा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम भी वन ऑफ द लार्जेस्ट है। ओके, इंडिया ने 1997 में अर्थ समिट के अग्रीमेंट्स के इंप्लीमेंटेशन का रिव्यू भी किया था। तो इससे पता चलता है कि यार इंडिया कितना ज्यादा सीरियस है, कितना ज्यादा सीरियस है इन चीजों को लेके। और यहां से एक कंक्लूजन ये भी निकला था कि भैया कुछ खास मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं हुआ है जो ये दुनिया भर के डेवलप्ड देश कमिटमेंट कर रहे थे ना कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, ऐसा कुछ खास नहीं किया है इन लोगों ने। ठीक है, तो इंडिया का कहना है कि डेवलप्ड देशों को इमीडिएट मेजर्स लेने चाहिए टू प्रोवाइड डेवलपिंग कंट्रीज विद फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड क्लीन टेक्नोलॉजी। भाई डेवलप्ड देश, उनके पास टेक्नोलॉजिकली भी वो इक्विप्ड है, पैसा भी है उनके पास, तो उन्हें डेवलपिंग देशों की मदद करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो फिर चीजें सॉर्ट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, सो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स एक टॉपिक है जो कि आपका छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर में कि भाई दुनिया भर में जैसे कि आपने देखा होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सारे मूवमेंट जो है वो इन्वायरमेंट की कैटेगरी में आते हैं। सो दे आर वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट, डाइवर्स एंड पावरफुल सोशल मूवमेंट्स जो कि आपको दुनिया के लगभग हर जगह देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट सिर्फ इंडिया में दिख रहा है या और देशों में नहीं दिख रहा। ठीक है, द फॉरेस्ट मूवमेंट्स ऑफ द साउथ जैसे कि मैक्सिको, चिली, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह में आप देखोगे तो दे आर फेस्ड विद इनॉर्मस प्रेशर्स। फॉरेस्ट क्लियरिंग कंटिन्यूज एट एन अलार्मिंग रेट। ठीक है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लास्ट रिमेनिंग ग्रैंड फॉरेस्ट हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड। बड़ी दिक्कत की बात है भैया, जिस तरीके से जंगलों को काटा जा रहा है ना, उसी तरीके से अगर हम मिनरल इंडस्ट्री की बात करें जो कि हमारे पूरी धरती में पावरफुल इंडस्ट्री का एक एग्जांपल है, तो यहां पे आपको बताया गया है कि अ लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमीज ऑफ द साउथ आर नाउ बीइंग रीओपन टू एमएनसीज थ्रू द लिबरलाइजेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। हो रहा है ना, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां गरीब गरीब देशों में आके इंडस्ट्री ओपन कर रही है ना कि भैया सारा प्रदूषण, सारा पॉल्यूशन उस गरीब देश में करो और उसका जो भी माल है वो अपने देश में लेके जाओ। सो मिनरल इंडस्ट्री जो है वो अर्थ को एक्सट्रैक्ट करती है, तभी वहां से मिनरल निकलता है, तो अल्टीमेटली अच्छा खासा वो पॉल्यूशन फैलाती है। ओके, तो इसका अच्छा खासा क्रिटिसिज्म हो रहा है। एग्जांपल दिया हुआ एक कंपनी है फिलीपींस की,
जहां पे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ, मतलब कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की लेकिन है फिलीपींस में, तो फिलीपींस में कई सारे लोगों ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने कैंपेन किया इस कंपनी के खिलाफ, वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये जो कंपनी थी ये फिलीपींस में माइनिंग का काम कर रही थी। अब जहां पे माइनिंग होती है ना, वहां पे धरती को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अच्छा खासा पॉल्यूशन होता है, वहां के लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, मतलब काफी बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि भाई कितना लोग चिंतित हैं। अनदर ग्रुप ऑफ मूवमेंट आर दोज इन्वॉल्व्ड इन स्ट्रगल्स अगेंस्ट मेगा डैम्स, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की मैंने आपको बात की। ठीक है, हर देश में आपको दिखेगा कि जहां पे भी मेगा डैम्स हैं जो बन रहे हैं, वहां पे इन्वायरमेंटल मूवमेंट जरूर हो रहा है। भैया तुम कितने मेगा डैम्स बना लोगे? इंक्रीजिंगली एंटी डैम मूवमेंट्स आर प्रो रिवर मूवमेंट्स फॉर मोर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल मैनेजमेंट ऑफ रिवर सिस्टम एंड वैलीज। अर्ली 1980s में पहला एंटी डैम मूवमेंट दिखा था जो कि नॉर्थ में हुआ था, जिसमें फ्रैंकलिन रिवर को बचाने की बात की गई थी। ठीक है, this was a wilderness and forest campaign as well as anti-dam campaign. At present, there has been a spurt in mega dam building in the south. चाहे आप टर्की में देख लो, थाईलैंड में देख लो, चाइना में देख लो, इंडिया में देख लो, आपको इस तरीके के मूवमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देन एक टॉपिक है रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। भाई आजकल सारी लड़ाई तो रिसोर्स की है ना। आजकल देख लो आप, तेल को लेके कितना मचा हुआ है। आज दुबई, यूएई, ये सारे जो है मतलब मिडिल ईस्ट, तेल के चक्कर में कहां से कहां पहुंच गए हैं, और तेल की वजह से कितनी लड़ाइयां भी हो रही हैं, कितना कुछ चल रहा है। ठीक है, सो रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स में किसको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सारी चीजों की चर्चा होती है। Western geopolitical thinking about resources has been dominated by the relationship of trade, war and power, at the core of which were overseas resources and maritime navigation. ठीक है, so since sea power itself rested on access to timber, naval timber supply became a key priority for major European powers from 17th century onwards. अंग्रेज उस समय भैया उतनी ज्यादा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, तो उस समय टिम्बर वगैरह के लिए काफी सारी चीजें होती थी। ठीक है, सो द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेस, इन पर्टिकुलर ऑयल, was well established both during the first world war and the second world war. ठीक है, सो थ्रू आउट द कोल्ड वॉर आप देखोगे जो इंडस्ट्रियलिस्ट देश थे नॉर्थन, मतलब नॉर्थ के, ठीक है, यानी कि जो अमीर देश थे, उन्होंने पूरी तरीके से ये कोशिश की कि भैया रिसोर्सेस का फ्लो उनके पास आता रहे, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और इस वजह से उन लोगों ने क्या किया, जहां पे भी वो एक्सप्लॉइट करते थे वहां पे मिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय करते थे ताकि उनके रिसोर्सेस को कोई छू ना सके। ठीक है, स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेस को स्टॉक पाइल किया करते थे, फ्रेंडली देशों को वहां पे इंस्टॉल किया करते थे। आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था कि भाई क्यों बड़े बड़े यूएसए और यूएसएसआर जैसे सुपर पावर छोटे छोटे देशों को अपने साथ करने में लगे हुए थे, क्योंकि रिसोर्स मिलता था वहां से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। देन लास्ट में इसका एक टॉपिक आता है इस चैप्टर में आपका, द इंडिजीनियस पीपल एंड देयर राइट्स। ठीक है, तो इंडिजीनियस पीपल यानी कि जो सबसे पहले आए यार, सबसे पहले तो मैं आया वाला जो डायलॉग है ना वेलकम मूवी का, सबसे पहले जो आए, जो जंगलों में रहते हैं, जो आदिवासी जिन्हें हम इंडिया में कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, ट्राइबल पीपल, जो कि बेचारे आदिकाल से जंगलों में रहते आए हैं, उसके बाद उनके बाद आने वाले लोगों ने उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया, उनका जमीन, उनका जंगल सब छीन के उनको बेघर कर दिया। तो इंडिजीनियस पीपल और उनके राइट्स के लिए भी दुनिया भर में आपको कई सारे अलग अलग मूवमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इट ब्रिंग्स द इशू ऑफ एनवायरमेंट, रिसोर्सेज एंड पॉलिटिक्स टुगेदर। यूनाइटेड नेशन इंडिजीनियस पीपल को कैसे डिफाइन करता है? It defines indigenous population as comprising the descendants of people who inhabited the present territory of a country at a time when person of a different culture arrived from other parts and overcame them. ठीक है, उनके बाद जो लोग आए उन्होंने उन्हें ओवर पावर कर दिया, डोमिनेट करके। सो इंडिजीनियस पीपल आज भी अपने रहन सहन, अपने रीति रिवाज के हिसाब से ही जीते हैं, और इस वजह से इंडिया में भी हमने उनके लिए
नियम कानून भी अलग अलग बनाए हुए हैं, शेड्यूल्ड एरियाज और उनके लिए पंचायत का एक्ट, पीसा एक्ट, काफी सारी चीजें हमने वहां पे की हुई हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अगर हम देखें, व्हाट आर द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ 30 करोड़ इंडिजिनस पीपल, जो कि मतलब पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। ठीक है, जैसे कि फिलीपींस के कॉर्डिलेरा रीजन में है, चिली की मापूचा, तो ये मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आते हैं। ठीक है, चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स में ट्राइबल पीपल हैं बांग्लादेश में, देन उसी तरीके से अमेरिका में है, पैनामा कैनल में कूना पीपल हैं, सोवियत नॉर्थ में स्मॉल पीपल हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे इंडिजिनस लोग हैं। फाइन। तो इंडिजिनस पीपल ऑक्यूपाई एरियाज इन सेंट्रल साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, जहां पे उन्हें ट्राइबल्स कहते हैं, and they appeal to governments to come to terms with the continuing existence of indigenous nation as enduring communities with an identity of their own। क्योंकि भैया आदिकाल के जमाने से वो लोग यहां पे रहते आ रहे हैं, तो उन्हें मत छेड़ो, उनके राइट्स का, उनकी चीजों का ध्यान रखो। फाइन। तो बच्चों ये आपका इन्वायरमेंट का छोटा सा चैप्टर, जिसमें जो मोटा मोटा जो मेजर क्रक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आपकी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि हमने डिटेल में थोड़ी सी डिस्कस कर भी ली। इसके साथ आपका ये चैप्टर जो है वो हो जाता है समाप्त। ठीक है, तो मिलता हूं आप सभी से वेरी सून। बाय एवरीवन।